नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज के सबसे बड़ा विषय जो है वो महंगाई ही है, क्योंकि महंगाई के चलते आजकल हर किसी को जरूरी सुविधाओं से दो चार होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर से महंगाई की दर बढ़ने लगी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। वहीं नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगर आप सफर करते हैं वो भी अब महंगा हो गया है। गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर देश के लोग जैसा अंदेशा लगा रहे थे, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लोगों का यह अनुमान था कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो सकती है, तो अब ठीक वैसा ही हुआ है। साथ ही फ्री बिजली का दावा करने वाली सरकार चुनाव के बाद 2 राज्यों में बिजली के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। रिजल्ट आने के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ने लगे हैं। महंगाई का तड़का लोगों को लगने लगा है। लोगों का साफ कहना है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को अब ऐसा लगने लगा है कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं था, तो वहीं ना कोई महंगाई हुई और ना ही इसलिए सरकार बिना सोचे समझे पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि कर रही है। इससे महंगाई आसमान छू रही है और लोगों के घरों का बजट बिगड़ने लगा है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि किए जाने का असर लोगों की जेबों पर पड़ रहा है और लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार जब 5 राज्यों में चुनाव थे तब पेट्रोल डीजल के दाम को नहीं बढ़ने दी और जैसे ही चुनाव परिणाम आए उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और लोगों की जेब पर एक तरीके से डाका डाला जा रहा है। वहीं डीजल की कीमत में वृद्धि से महंगाई तक का भी तड़का लगता हुआ नजर आ रहा है। तो महंगाई एक बार फिर से मुद्दा बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को अंदेशा था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लगातार 4 महीने तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई और उसके बाद लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। धीरे धीरे 9 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है। सर अभी ना जो पहले में हम खुद थोड़ा कम ही डलवा रहे हैं अभी तेल का। पहले 600-700 रुपये डालते थे क्योंकि हमको हर महीना भर चलना पड़ता है। अभी ऐसे बहुत दिक्कत है सर। महंगाई तो इसमें भी ऐसे, अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ रही है सर। कम होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए सर। फर्क तो 100% पड़ने जा रहा है धीरे धीरे। अब पहले कहाँ 2200 का महीने निकल जाता था पेट्रोल, अब 3000 क्रॉस कर जाता है। आपकी रनिंग इस पे बाइक पे रहती है, स्कूटी पे रहती है? हाँ जी, तो पहले भी आप जैसे लीटर में कहीं ना कहीं कमी आ गई है, रेट में बढ़ोतरी होगी। रेट में बढ़ मेरा अप डाउन तो डेली 50 किलोमीटर डेली अप डाउन है। चलिए आप क्या कहना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि दिन ब दिन खर्चा बढ़ कंट्रोल करेगा कौन? अब सरकार के कम पैसे कम पड़ रहे हैं, आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ में बढ़ाई भाव बढ़ते जा रहा है। ये सरकार को समझना चाहिए ना। होली के टाइम से बढ़ते आया अभी तक बढ़ ही रहा है। सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और कुछ निवारण लाए। बरोबर है कि नहीं? कितनी तकलीफ होती है जो अभी पैसे बढ़ रहे हैं उसके? क्या बोल रहे हो? ये जो लगातार भाव जो बढ़ा, कितनी तकलीफ हो रही है? पहले कितने का पैसा पेट्रोल? पहले 109 रुपए था, 100 रुपए था, अभी 150 रुपए पहुंच जाएगा ऐसा लग रहा है दिन ब दिन। नहीं तो फिर अभी क्या? रोज रोज तो भाव बढ़े जा रहे हैं। एक बार मतलब अभी तो चल के आना पड़ेगा मंदिर में, इतना अनअफोर्डेबल हो गया है। डीजल की भी भाव लगातार? हाँ वही तो बहुत मुश्किल। तो महंगाई की मार चुनाव के बाद एक बार फिर से लोगों की जेब पर डाका डालती हुई नजर आ रही है और लोग इससे खासा परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक चुनाव नहीं संपन्न हुए 5 राज्यों में, तब तक हमारी जेबों पर नहीं डाका डाला गया, महंगाई स्थिर रही और
लगातार जैसे ही चुनाव संपन्न हुए वैसे ही महंगाई का विस्फोट और महाविस्फोट जनता के ऊपर टूट पड़ा, कहर बनकर टूटा है एक तरीके से, क्योंकि जनता को स्थिरता की आदत लग गई थी। क्योंकि 4 महीने तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई और उसके बाद जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ वैसे ही धीरे धीरे करके अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 9 रुपए पेट्रोल महंगा हो चुका है। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देते हैं आपका। आनंद सवारिया हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, दीपचंद राठौर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और थोड़ी देर में हमारे साथ आरपी उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद सवारिया जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं कि आखिर जनता से वादा किया गया था कि उनके साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी और आखिर ये कैसा वादा निभाया जा रहा है कि जनता के जेबों पर डाका डाला जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई जिसे कहेंगे, आखिर जनता इससे कैसे निपटे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनता के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये कहना कि जी जनता की पॉकेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है, मैं आपको कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूँ और एक बात उस चीज को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि एक अभी स्लोगन में कह रहे थे कि जब इलेक्शन थे तो कभी भी महंगाई, पेट्रोल के भाव नहीं बढ़े, 4 महीने जनता बड़ी खुश थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको आप किसी भी तरह से और आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष के भारतवासियों को कहता हूँ कि इस महंगाई का इलेक्शन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। भारतवर्ष में तो 12 महीने ही इलेक्शन रहते हैं। अभी इस साल में भी जिस तरह की महंगाई अभी आ रही है उसमें इलेक्शन आने वाले हैं, काफी स्टेट्स में एंड ऑफ दिस ईयर आने वाले। देखिए महंगाई एक ऐसी प्रॉब्लम है, देखिए पूरा वर्ल्ड इस वक्त एक गांव बना हुआ, विलेज, ग्लोबल विलेज बन गया है और कोई भी इफेक्ट वर्ल्ड में होता है उसका असर सबके ऊपर ही आता है। अब पेट्रोल की बात जो आप कह रहे हैं और सच्चाई है, 9 रुपया पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है और इतने दिनों में भारत सरकार ने उन कंपनियों को बढ़ाने की इजाजत नहीं दी थी। आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि सारी पेट्रोल कंपनियां 19,000 करोड़ के लॉस में हैं और क्योंकि जब ये निहायत जरूरी हो गया कि ये बढ़ोतरी करनी है तो इस स्टैगर्ड मैनर में आप देख रहे हैं कि हर एक दिन में वो 80-90 पैसा कर करके वो बढ़ोतरी कर रही है कंपनियां। तो ताकि देखिए गवर्नमेंट हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो स्टेप लेती है कि उसको मिटिगेट कर दे, थोड़ा उसको नीचे ले आ दे और उसके 2 तरह के स्टेप्स हैं। अभी माननीय हमारे वित्त मंत्री ने बताया था, आइदर इट इज टू बी द शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो ये महंगाई एक वैश्विक प्रॉब्लम है और इस महंगाई से कोई भी अछूता नहीं रहता, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। ठीक है, अमीर को वो महसूस नहीं होती, बट गरीब जो हर रोज रोटी कमाता है उसको ये महंगाई होती है। बट हमारी सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से केयरफुल है और उस चीज को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करती है कई तरीके से, इमीडिएट, लॉन्ग टर्म। बट जिस तरह की आनंद जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आखिर जनता को ही महंगाई के भाड़ में आखिर क्यों झोंक दिया जाता है? तमाम नेता हो गए, इन पर महंगाई का कोई असर क्यों नहीं पड़ता? नेताओं का जो रवाव कवाव होता है या अधिकारियों का जो रवाव कवाव होता है उस पर आखिर कोई असर क्यों नहीं पड़ता? आखिर जनता को ही इस भाड़ में क्यों झोंक दिया जाता है? आप सही कह रहे हैं जी, कि जनता को ही क्यों, वो जनता ही जनार्दन है और वही सरकार बनाती है और वही सरकार है। जैसे मैं बता रहा था कि महंगाई बढ़ाने के कारण क्या है, वो चलो वो डिटेल में कभी डिस्कस कर लेंगे। बट जो आपने मुझे कर लीजिए, आज मंच दिया है आपको एनबी न्यूज ने। ओके जी, देखिए असली मुद्दे में जाना पड़ेगा हमें। महंगाई किस तरह से बढ़ती है किसी भी कंट्री में, सबसे पहले उसमें मुद्दा होता है पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी देखिए प्रोड्यूस तो उतनी होती है, उसके महंगाई क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। अगर डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा इंक्रीज इन इनकम, मैं वो बेसिक टर्नामेंट सुना रहा हूँ जिससे महंगाई बढ़ती है कि इंक्रीज इनकम, जब इनकम में इंक्रीज होती है किसी भी कंट्री की तो महंगाई बढ़ जाती है। और जो मुद्दा आपने छेड़ा था मुझे कि अफसरों के रुतबे में
पॉलिटिशियन के रुतबे में कोई खर्च कोई फर्क नहीं आया, जनता जनार्दन सफर कर रही है, ये भी एक मुद्दा है। इसी मुद्दे पर मैं बात करने भी आज आया हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो इसमें राजनेताओं पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, राजनीतिक रोटियां कैसे सेकी जाए, ये फिलहाल मेरा आज का मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि आखिर जनता के ऊपर ही इतना बोझ क्यों डाल दिया जाता है। इसी बीच हमारे साथ दीपचंद राठौड़ भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दीपचंद राठौड़ जी। दीक्षित जी, जी मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि आनंद जी ने जो बात कही है, मैं ये आज जितने बड़े नेता होते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, उतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि महंगाई बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी अपना दामन बचाने का काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का भी काम कर रही है। आज पूरा देश सत्ते में है, देश के लोग के प्रति भारतीय जनता पार्टी की कोई संवेदनशीलता नहीं है और कुछ खास कदम नहीं उठाए जाएंगे ना तो आने वाला वो दिन नहीं है। जिस तरह आज श्रीलंका को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं हमें भी कोई लोग दूसरे स्टेट वाले सपोर्ट ना करें। आज जिस तरह से अर्थव्यवस्था की बर्बादी का आलम है, जिस तरह से महंगाई की मार का आलम है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम का आलम है, और इन्होंने दवाइयों के प्रोडक्ट 400 प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए, तो जनता चारों दिशाओं में ये चित्कार भरकर कह रही है कि भूख, महंगाई, गरीबी इस मुझसे कर रही है, एक होती तो नहीं पाता, तीनों मुझसे मर रही है। दीक्षित जी, आज का तो आलम ये है, चाहे 2 पहिया की बात हो चाहे 4 पहिया से पेट्रोल गायब करने की, साथ साथ लोगों की थाली से खाना गायब करने के साथ साथ, जेब से पैसा गायब करने के साथ साथ एक आदमी के चेहरे से भी भारतीय जनता पार्टी ने खुशी छीन ली है। क्योंकि एक तरफ तो आर्थिक मंदी की मार चल रही है, दूसरी तरफ कोरोना की मार चल रही है, और धंधे पानी खत्म होने की मार चल रही है, और महंगाई की मार चल रही है। आपको याद होगा दीक्षित जी, जब 2014 में हमारी सरकार थी तो ये आए दिन सड़क से लेकर संसद तक हल्ला बोलते थे। उस समय LPG 383 होती थी और पेट्रोल 60-70 के पार होता था। लेकिन आज देश आजाद होने के बाद भविष्य में पहली बार 100 के पार पेट्रोल चला गया है और LPG 1000 के पास चली गई है, और इन्होंने आज CNG में भी दाम बढ़ा दिए। अब देखो, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज स्मृति ईरानी रोड पे क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात करते हैं कि भाई महंगाई कम क्यों नहीं होगी। जब हमारे राज्यसभा के सांसद ने इनसे पूछा कि शक्ति सिंह गोयल ने कि भाई इन्होंने अभी कच्चे रूस और यूक्रेन की लड़ाई का हवाला दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हमने उनसे पूछा कि भाई वहां से तेल कितना आता है, तो मैं आपको बता दूं दीक्षित जी, 0.6 यानी भारत का कच्चा तेल आयात करता है, उसका 1% भी रूस से नहीं आता है और यूक्रेन से तो बिल्कुल भी नहीं आता है। और मैं बता दूं, रूस यूक्रेन का तो मसला ही नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन का मसला होता तो 25 तारीख से युद्ध चल रहा था, 25 मार्च से। नहीं 25 फरवरी से युद्ध चल रहा था, 10 मार्च को नतीजे है, तो तब तक भी बढ़ जाना चाहिए था। अगर दाम रूस यूक्रेन पर ही दाम निर्भर करते, रूस यूक्रेन से आयात पर अगर वहां पर दाम निर्भर करते तो 25 से 10 मार्च के बीच में बढ़ जाने चाहिए थे भाई। युद्ध तो तब भी चल रहा था। चलिए, आरबी उपाध्याय हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NB न्यूज पर। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर महंगाई का जो स्तर है, जनता उससे इतनी प्रताड़ित हो चुकी है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल पड़ रहा है इस वक्त। देखिए, हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेट्रोल और डीजल जब बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक होता है। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है चीजों को इधर से उधर ले जाने में, और आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है। अब चाहे वो रूस यूक्रेन का बहाना हो या कच्चे तेल के दाम जिस तरीके से मार्केट में बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के, अब उसमें सरकार का दायित्व होता है कि महंगाई को कंट्रोल करे, लेकिन कामों में सरकारें हाथ खड़े कर देती हैं, कहती हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का हवाला देती हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम घटते हैं, तब बात नहीं मिलती। आपने देखा होगा बीच में $25-30 पर बैरल तक आ गया था क्रूड ऑयल, तो प्राइस तो कम नहीं हुए, और फिर महंगाई बढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी की आमदनी भी उतनी बढ़ जानी चाहिए। सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि भी महंगाई के रेशों में, इसीलिए कहते हैं ना टीए बढ़ेंगे, डीए बढ़ेगा तो महंगाई भत्ते की किस्त मिलेगी। बढ़ाइए, महंगाई भत्ते की किस्त दे दीजिए।
किसी भी तरीके से जनता को तो राहत मिले ना। मेरी आमदनी तो वही 10 रुपए है और खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं क्या करूं? अपने किचन में राशन में कटौती करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में या इलाज कराने में जो खर्चा होता है उसमें कटौती करूंगा। नहीं, बच्चा अगर आपसे कुछ मांगे तो उसको ऑयल बॉन्ड की कॉपी दे दीजिए। सुबह को वो जब स्कूल जाए तो उसके बैग में ऑयल बॉन्ड की कॉपी रख दीजिए, तमाम आंकड़े रख दीजिए। आंकड़ों से पेट तो नहीं भरता ना। नहीं, बीजेपी तो यही कह रही है ना, सरकार तो यही आंकड़े, तमाम आंकड़े पेश करके और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। और कांग्रेस आंकड़े मांगती है और बीजेपी आंकड़े पेश कर देती है और जनता त्रस्त हो जाती है। देखिए, जनता भी जब महंगाई से परेशान होती है तो सत्ता बदल देती है। बहुत लंबे समय तक जनता इंतजार नहीं करती है। आज हम अपने पड़ोसी देशों में देखें, श्रीलंका में क्या हालात हैं, नेपाल में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में क्या हालात हैं, तो वो गवर्नमेंट का फेलियर माना जाता है। और सरकार का मोह भंग, सरकार से जनता का मोह भंग होने में कोई समय नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं। बहुत लंबे समय तक जनता बर्दाश्त नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को हम चुनते इसलिए हैं दुखित कि वो हमारी जो रोज की जरूरतें हैं, जो महंगाई के कारण हम कम करते चले जा रहे हैं, तो महंगाई पर अंकुश लगाए और मेरी जो आमदनी है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। महंगाई का असर देखिए आम आदमी पर सबसे ज्यादा होता है, पैसे वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं आता। कितना भी डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाए, लेकिन आम आदमी तो अपनी कटौती करता है ना, किचन में कटौती करता है। और किचन में कटौती का मतलब भूखा रहता है, रहेगा, इससे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये पोजीशन आ जाती है, रोटी उतनी महंगी हो जाती है, तो जनता में असंतोष होता है और असंतोष का परिणाम आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन भी होता है। तो बहुत लंबे समय तक महंगाई को जायज ठहरा के आप जनता से सैक्रिफाइस कराएं तो संभव। बिल्कुल। चलिए आरवी उपाध्याय जी लौटेंगे आपके पास। आनंद सावरिया जी, जैसा कि आरवी उपाध्याय साहब कह रहे थे कि भूखा पेट रोटी मांगता है। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, किसानों की है, गरीब जनता की है, मिडिल क्लास लोगों की है। इन सबके बीच में जो पिसता है ना, वो सबसे ज्यादा पिसता है मिडिल क्लास। आप भी मानते होंगे, क्योंकि जो रईस खानदान है उस पर, अपर क्लास है उस पर कोई असर नहीं पड़ता भाई। उसको तो सुबह नाश्ते में सैंडविच ही चाहिए, बटर चाहिए, ठीक है। लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहीं ना कहीं सुबह जब काम पे जाता है तो शाम की बची हुई रोटी खा के जाता है। आप भी मानते होंगे कि अगर रोटी बच गई है तो फेंकना नहीं है अगर खराब नहीं हुई है। लेकिन वही रोटी छीनने का काम आजकल हो रहा है। आनंद सावरिया जी, देखिए प्रियव्रत जी, मैं अभी हमारे स्पेशलिस्ट गेस्ट को भी सुन रहा था और राठौर जी को भी सुन रहा था। मैं पूरे संजीदगी से, आज देखिए एक दूसरे पे प्रत्यारोपण आरोपण लगाने की मौका नहीं है। बिल्कुल मौका ही नहीं है और ना समय है, क्योंकि जनता के बारे में सोचने का काम आपका है और दीपचंद राठौर जी का काम है कि पूरी तरीके से बुनियादी मुद्दों को रखें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं राठौर जी ने, जब मैं इनको सुन रहा था तो मैं राठौर जी से ही पूछना चाहता हूं कि इनकी भी शायद सरकार 1 या 2 स्टेट में रहती होगी। देखिए, बाकी तो सारा जनता ने इनका सुपड़ा सारे भारतवर्ष से, बट 1-2 स्टेट में इनकी सरकारें हैं, तो वहां पे भी क्या हाल है। ये अपोजिशन, मैं आज राठौर जी को कहता हूं कि वो आज ये आपके चैनल के माध्यम से सुझाव पेश कीजिए कि कैसे इस महामारी, ये एक महामारी है, ये जो जैसे कोरोना महामारी था उसमें तो कुछ लोग बच भी पाए, ये जो महंगाई है ये एक बहुत ही बड़ी महामारी है। मैं उपाध्याय जी को ध्यान से सुन रहा था,
और वो कहते, और मैं ये स्वीकार करने में मुझे कोई भी अतियोक्ति नहीं है कि होना भी ये नहीं चाहिए बहुत क्योंकि बड़ी सबके प्रॉब्लम सामने है। है। और हमारी जितनी जनता, हमारी जो पॉपुलेशन है उस कंट्री की, उस कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उपाध्याय जी ने अभी बताया कि महंगाई तो एक लाजमी है, बढ़ना है, उस पे अंकुश। महंगाई को बिल्कुल आप पेट्रोल डॉलर जो आइडेंटिटी शुरू हुई है, युद्ध का तो थोड़ा सा उसके बीच में योगदान रहा है, तो पेट्रोल डॉलर अरे फिनोमेना थी। कैसे रहा है आनंद सावरिया जी? 25 फरवरी से युद्ध चल रहा है, 10 मार्च को नतीजे आ गए, तब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद अभी अगर बात की जाए तो 15 दिनों में 9 रुपए बढ़ गई। ये मुझे युद्ध की थोड़ी सी रणनीति समझ में नहीं आ रही। मैं प्रियवर्तन जी वही कह रहा हूं कि युद्ध का जो इसमें हिस्सा रहा है वो नेग्लिजिबल रहा है। बिल्कुल नेग्लिजिबल रहा है, तो कम से कम आपने कबूल किया, अच्छी बात है, लेकिन काफी प्रवक्ता आपके तो मानने को तैयार नहीं है। चलिए दीपचंद राठौर जी के रुख कर लेते हैं। दीपचंद राठौर जी, आप पर तमाम आरोप लग गए, लेकिन इसी बीच जब कुछ प्रदेशों में टैक्स कम किया गया था पेट्रोल पर, तो भूपेश बघेल सरकार ने मना कर दिया था कि हम नहीं कम करेंगे, और तमाम बहाने करते हुए नजर आए थे, और शायद 122 रुपए में है। अगर बात की जाए राजस्थान में गहलोत सरकार में पेट्रोल जो है वो 122 रुपए मिल रहा है। क्या नहीं लगता कि टैक्स कम कर दिया जाए तो वहां पर भी थोड़ी राहत मिल जाए जनता को? मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह भी आनंद जी ने बात कही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम थी तो इन्होंने पेट्रोल पे और डीजल पे कम से कम 24 लाख करोड़ रुपए वसूला और खर्च भी आज तक नहीं किया। और दूसरी बात, अभी अंतर्राष्ट्रीय की कीमतों की हवाला देते मैं बता दूं, जब हमारे मनमोहन जी की सरकार थी तो 130 रुपए डॉलर प्रति बैरल था, तो उस टाइम 60 रुपए पेट्रोल था। लेकिन 90 रुपए पहुंचा था आपके राज्य में जब बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, और आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बात तो सुनो, मेरी बात सुनो जी, सुनाइए। मैं आपको बताऊंगा कि बढ़ेगा ये डीजल पेट्रोल रेट और बढ़ेगा, तो उसके भी हिमाचल और गुजरात के चुनाव तक बढ़ेगा। ये सरकार सिर्फ डरती है उस चुनावी हार से, और कांग्रेस से हिमाचल प्रदेश को जब उपचुनाव हारे थे तो कैसे इन्होंने शपथ लिया, 5 राज्यों के चुनाव से पहले एक्साइज ड्यूटी कम की और अपने राज्यों को कहा कि वेट कम कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन लोग खुद की इनकी रेट है कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने 24 रुपए प्रति दिन के रखे और शहरी क्षेत्र में 32 रुपए प्रति दिन के रखे। जो कमाई जो करता है वो क्या 1000 रुपया सिलेंडर ले पाएगा? मैं पहला सवाल तो मैं आनंद जी से पूछना चाहूंगा। दूसरा, लोकतंत्र के अंदर जो सबसे सर्वोच्च सदन है, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, सब विपक्ष एक होकर हमारे नेताओं ने मांग की कि महंगाई रोजगारी पर चर्चा हो, तो इन्होंने आदमी दिखी थी, इन्होंने 12 बजे तक सदन नहीं चलने दिया और सदन को स्थगित किया। फिर जब 2 बजे तक सदन स्थगित किया, उसके बाद जब चर्चा की बात हुई तो इन्होंने फिर भी 2 बजे के बाद इन्होंने सदन को नहीं चलने दिया। तो फिर अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास तो एक ही मुद्दा, सड़क से लेकर सड़क पर ही उतरेगा, क्योंकि जिस तरह 2014 का मुझे चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगता ही रहेगा, लेकिन इसी भी समस्या का समाधान क्या निकलेगा कि आखिर जनता को ही बाहर में झोंका जाएगा क्या महंगाई के? क्या राजनेताओं का फर्ज नहीं बनता कि वो भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो दिखावा ही कर दे कम से कम कि हाँ भैया हमारे ऊपर भी महंगाई का कहे टूटा है, कोरोना के बाद हम भी त्रस्त हैं। आरवी उपाध्याय साहब, कि अगर नेताजी जा रहे हैं दिल्ली राज्यसभा का हिस्सा बनने, लोकसभा का हिस्सा बनने, तो रास्ते में अगर कोई 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल पड़ेगा तभी वो खाना खाएंगे। और जनता अगर किसी होटल में गई है, किसी ढाबे में गई है, कोई एक मिडिल क्लास व्यक्ति ने सोचा कि आज हम ढाबे पे खाना खाएंगे, और बीच में उसे याद आएगा कि अरे रुको भैया, गाड़ी में तेल भरवाना है, कल टंकी फुल करानी है, और तेल का दाम बढ़ गया, तो चलो मटर पनीर का प्लान कैंसिल, आज हम दाल खा के काम चला लेंगे। नेताजी 7 से 5 स्टार पे नहीं आएंगे, लेकिन गरीब जनता का हाल यह है कि अगर उसे कुछ याद आ जाता है कि हमारा खर्चा इतना है, तो मटर पनीर से दाल खाने में मजबूर हो जाता है। उपाध्याय साहब, ऐसा नहीं जानते हैं, और जाने भी क्यों? 4 बार एमएलए रह लिए तो 4 पेंशन मिलेंगी। बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर दो, मुफ्त यात्रा भत्ता, अपनी सैलरी। देखिए, अपनी सैलरी जब चाहे जब बढ़ा लें। मुझे बता दें कौन सा मैकेनिज्म है कि मैं अपनी सैलरी खुद तय करूं। एक तरफ कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, और जनता का सेवक या जनता का नौकर अपनी सैलरी खुद तय कर लेता है। उपाध्याय साहब, इस बात पे हंसी आती है थोड़ी कि इस बार यूपी के विधानसभा में कुछ ऐसे एमएलए भी हैं
जो जिनकी जितनी महीने की पेंशन होगी उतनी तो आम आदमी की सालाना इनकम नहीं होगी। मैं उसी बात पे आ रहा था जी कि देखिए, एक तरफ आप जनता के नौकर और जनता के सेवक बनने का नाटक करते हैं और बेशर्मी की हद देखिए कि अपनी सैलरी आप खुद बढ़ा लेंगे, 4-4 पेंशन लेंगे। तो महंगाई क्या सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए बढ़ती है? देखिए, जनता के लिए भी उतनी बढ़ती है। अगर आप 4 पेंशन लेते हैं तो जनता का भी हक है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसको 1 पेंशन तो दे दें। लेकिन विडंबना है इस देश की कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए कानून अलग है। और मैं नहीं कह रहा, महाराष्ट्र में तो एक नेता ने सार्वजनिक मंच से कहा, बिल्कुल जनता के बीच में कहा कि हमारे लिए कोई कानून नहीं होता, संविधान सिर्फ जनता के लिए होता, हमारे लिए कोई संविधान नहीं होता। तो ये पराकाष्ठा है। और जनता, देखिए आज भी मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे जितने जंग लिखे जाएंगे नेताओं के ऊपर लिखे जाएंगे। नेता एक हंसी का पर्याय बन गया है, व्यवस्था का मजाक बन गया है। आप देखिए, केस भी होगा तो उस पर इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी होगी तो वो 10 साल केस उनका फाइनली नहीं होगा। और भ्रष्टाचार की बात सब करते हैं कि लेकिन आरटीआई के दायरे में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी। जब पारदर्शिता की बात होती है, ईमानदार की पारदर्शिता आप चाहते हैं तो आना चाहिए कि भी कहाँ से फंड आया, कितना फंड आया। और 2 करोड़ की लिमिट है, 20 करोड़ आप खर्च करते हैं, कहाँ से खर्च करते हैं? यानी काला धन। और उसके बाद पेंशन की इच्छा रखते हैं, 20 करोड़ खर्च करने के बाद पेंशन की इच्छा रखते हैं। तो राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो व्यवसाय में क्या होता है कि भाई हम सत्ता में नहीं है, दूसरा दल सत्ता में, दल बदल लो। ये व्यापार अपना मंदा चल रहा है तो अपना व्यापार तो चमकाना है, तो दूसरी पार्टी में जाके चमका लेंगे। तो ये जो जनता है वो देख रही है और जनता का मोह भंग हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संसद में कहा गया, संसद के पटल पर है कि भी हमारी जो विश्वसनीयता है वो खतरे में है। तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सैक्रिफाइस करना होगा और जनता के बीच जाके बताना होगा कि देखिए मैंने अपनी पेंशन बंद कर दी। अच्छी बात है, पंजाब ने शुरू किया है, वहाँ एक कानून बना रहे हैं कि नहीं एक ही पेंशन मिलेगी। काबिल तारीफ है। तो और भी जो राजनीतिक दल हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, भाई ये भी पहल करें, ये भी आगे आकर बोले हैं कि भी हम पेंशन बंद कर रहे हैं, हम तो एक ही पेंशन लेंगे। और क्यों पेंशन लेंगे? अरे 60 साल की नौकरी के बाद पेंशन मिलती है। आप 5 साल में क्या जनता की सेवा के लिए आए थे? कोई नौकरी नहीं कर रहे थे आप चाहते हैं, 5 पुस्तों की व्यवस्था भी कर जाते हैं और 5 साल में पेंशन भी हथियाना चाहते हैं उपाध्याय साहब। तो 5 साल की आप जनता सेवा का और इतना बड़ा परिश्रमक लेते हैं कि आपके वेतन भत्ते और वो यात्रा व्यय और वो सारी चीजें जोड़ दी जाए और जनता से कहते हैं सेक्रीफाइस करें। चलिए, जनता से क्या चाहते हैं आप? जनता से वोट चाहते हैं ना उपाध्याय साहब, जनता से वोट। रोटी खाता है कुछ की कम करना चाहते हैं। चलिए उपाध्याय साहब, लौटेंगे आपके पास। आनंद सावरिया हमारे साथ इसी बीच बने हुए हैं। आनंद सावरिया साहब, नेताजी ने कोरोना काल में बहुत संघर्ष किया, मैं मानता हूं। नेताजी गए अस्पताल में 6 केले बांटने, 60 लोगों की फौज के साथ, 3 करोड़ की मर्सिडीज पे 6 केले बांटने गए, 6000 रुपए अपने गाने बाने फूंक दिए, 600 रुपए केले लेके गए, 3 करोड़ की मर्सिडीज पे। कहां से ये धर्म है? कहां से ये, अगर बात की जाए तो कहां से ये सेवा भाव है? बिल्कुल, ये प्रिवर जी, अभी उपाध्याय जी ने और आपने जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो भारतवर्ष का है उसका पूरा निचोड़ निकाल के जनता के सामने रखा है। ये परिपाटी जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है और जब से इतने सालों तक वो पार्टी जो काबिज रही अपनी सत्ता के ऊपर, हमारी पार्टी का जो वक्तव्य है अंत्योदय हमारा, मैं उपाध्याय जी से बिल्कुल सहमत हूं। ये सब चीजें बिल्कुल गलत हैं, लेकिन जो परिपाटी बन चुकी है उसको धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा।
और अब देखिए जो लोग एमपी का इलेक्शन हार गए और पिछले इतने सालों से सरकार के मकान पे कब्जे पे लेके उठे हुए हैं, और अब हमारी सरकार ने उन एमपीज का जो मिनिस्टर नहीं रहे, एमपी नहीं रहे, उनको इविक्शन ऑर्डर दे करके उनका सामान बाहर निकालने की कोशिश की है। ये सिर्फ एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ही कर सकती है। जितनी मैंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं, बाय द बाकी काम गवर्नमेंट भी तो गिनवाइए ना सावरिया साहब। तो मैं वही कह रहा हूँ, नॉन क्या कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के जो है, गवर्नमेंट के जो फंक्शनरी है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, और उस खर्चे को खत्म करना या बहुत कम करना, और उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के काम करेंगे। अब हमारे एक एमपी ने अपना निधि, देखिए पॉपुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कल ही राकेश जी ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ऊपर बातचीत की गई, तो पूरा कांग्रेस के लोग मुद्दों पे बात आ जाइए ना सावरिया साहब, मुद्दों पे कर लेते हैं, जरा महंगाई पर कर लेते हैं कि आखिर इस सबसे निजात कैसे मिलेगी जनता को। आप तो निजात पा गए, आप तमाम चीजें सामने रख के, आप तमाम आंकड़े सामने रख के आप तो निजात पा गए हमारे सवालों से, लेकिन उन सवालों का आखिर गहराई से जवाब दिया जाए तो कहीं ना कहीं जनता बहुत त्रस्त है इस समय। आप 80 करोड़ जनता को राशन तो दे देते हैं, सावरिया साहब सुन लीजिए जरा, आप 80 करोड़ जनता को राशन तो दे देते हैं, लेकिन आप उसको इंटरनेशनल मार्केट कैसे समझाएंगे कि आखिर भाई जनता तो वही है, वो जनता अगर इस लायक होती तो वो 80 करोड़ जनता राशन खरीद के भी खा सकती थी, लेकिन आप उसको ऑयल बॉन्ड कैसे समझाएंगे, तमाम चीजें आप उसको कैसे समझाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट कैसे समझाएंगे। ये चीजें सामने आती है ना, वो तो नहीं समझने वाली कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। भाई उसे तो महीने के आखिर में या महीने के शुरू में जो डेट है उस पर कोटेदार के यहाँ खड़े हो जाना है कि भैया 5 किलो राशन लाओ, हमारा हक दिया सरकार ने। लेकिन उस हक के पीछे से उस जनता को कहीं ना कहीं छुरा भी भोंका जा रहा है। वादा तो ये हुआ था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनती है तो हम फ्री बिजली देंगे, वरना 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे या बिजली बिल माफ किए जाएंगे। लेकिन वही सरकार बनने के बाद 2 राज्यों में आपने बिजली बिल बढ़ा दिए। ऊर्जा का प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड, लेकिन वहां पर भी ऊर्जा महंगी हो गई है। देखिए प्रिवर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल, मैं उससे भाग नहीं रहा। जो महंगाई है और जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देना, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल गेन लेने का मामला नहीं था। आपको याद हो कि कोरोना के टाइम में लोग, बड़े मिडिल क्लास के लोग भी भूखे सोए थे, तो उस वक्त ये हमारी सरकार ही थी जिसने 80 करोड़ लोगों को खाली पेट भरने का। अरे राशन पे कम से कम चुनाव मत लड़ा करिए सावरिया साहब, अभी मैं कुछ कह दूंगा बुरा लग जाएगा, तमाम चीजें। चलिए दीपचंद राठौड़ जी हमारे साथ इसी बीच जुड़े हुए हैं। दीपचंद राठौड़ जी बात रखिए अपनी। आपने देखिए जी, पहले तो मैं बड़े भाई साहब आनंद जी को बता दूं, जो राशन की आप बात कर रहे हो बार बार, ये तो सरकार का संसाधन है। पहली बात तो ये जनता का हक है, ये तो आप फ्री में नहीं दे रहे हो, आप टैक्स वसूल करके जो उनकी उनको वापस कर रहे हो। दूसरी बात, अगर कोई योजना चल रही है तो देश में महंगाई के द्वारा जनधन लूटन योजना चल रही है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज आप 2000 करोड़ नौकरी दे देते, या 100 स्मार्ट सिटी बना देते, या ब्लू ट्रेन चला देते, या काशी को टोक्यो बना दिया होता, तो आज तो आपसे सवाल अगर मैं पूछता तो आप कहते पेट्रोल 100 रुपये पार, क्या भाई साहब 500 रुपये पार होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है आदरणीय दीक्षित जी, अगर आप विकास का कार्य करेंगे तो उसका सारा खर्चा क्या जनता के ऊपर डालोगे। जनता से जब आप पैसे वसूलते हो तो आप क्या उनको वापस देते हो, क्या नहीं देते हो ना। तो आपने अभी 14 दिन के अंदर कितने लाखों रुपए टैक्स बढ़ाकर आपने कितने देश के अंदर डाले। मैं आपको इस पर बता दूं आनंदी, जो आपकी सरकार है वो मोदी जी नहीं चला रहे, वो अंडानी और अंबानी जी की सरकार है। क्योंकि आपकी सरकार तो हम दो, हमारे दो की सरकार बनकर रह चुकी, उन्हें जनता से, उनके सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 के अंदर किस तरह लोगों ने मोदी जी पर विश्वास करा था कि चलो हम कांग्रेस पार्टी ने आज कुछ हम जनता को महंगाई लगी, हमें जनता ने नकारा, तो हम जनता के विवेक और फैसले का आदर करते हैं। लेकिन
आज जो महंगाई है, महंगाई की मार है, जिस तरह से आज देश के हालात कर दिए मोदी जी ने, मुझे अफसोस होता है कि आधुनिक दीक्षित आने वाला समय भाई हमें श्रीलंका की कगार की ओर तो नहीं ले जा रहा है, क्योंकि ये जो राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं और ये फूट की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। चलिए वो चीजें बाद में, डॉक्टर साहब वो चीजें बाद में, आज मुद्दा महंगाई है। सवारी साहब तो मेरा बता रहा हूँ ना, बिल्कुल महंगाई के ऊपर देखो विपक्ष ने माननीय राहुल जी ने और प्रियंका जी ने हल्ला बोल रखा, पूरे जहाँ हमारी मतलब पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल रही है, कोई विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि जनता का सुख दर्द अगर किसी का अगर बांटती है तो है कांग्रेस पार्टी। ये कहीं ना कहीं जनता को भी समझना पड़ेगा। मैं बोलना चाहूंगा कि एक बात है, कोई उम्मीद भर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी मोदी जी के झूठे वादों पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। चलिए आनंद सवारी साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा, और छोटी सी मेरी आपसे दरख्वास्त भी है कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि भूख जो है वो गरीबों के हिस्से में ना आए। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल प्रिवर जी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वो आखिरी भूखा आदमी बैठा है। हम कांग्रेस नहीं है। मैं राठौड़ जी को बताना चाह रहा हूँ, भारतवर्ष की जनता ने सिर्फ 2014 में ही मोदी जी को मैंडेट नहीं दिया, 2019 में भी दिया है। आपकी याददाश्त बहुत कम है। अभी ये कह रहे थे कि जब पेट्रोल सस्ता था, जब मनमोहन जी की सरकार थी, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि उस वक्त ये जो पेट्रोल का लोन के जो वाउचर बेचे गए थे, जिनका के मैं कई लाख करोड़ का पर मंथ का इंटरेस्ट अब हमारी सरकार जनता दे रही है। क्या हो रहा था आप पूछना चाहते हैं? ये पैसा जो आ रहा है कहाँ जा रहा है? राठौड़ जी नहीं, मुझे लेखा जोखा नहीं चाहिए ना, मुझे लेखा जोखा चाहिए ना कांग्रेस को लेखा जोखा चाहिए। मुझे धरातल पर काम चाहिए कि आखिर गरीब जो है वो पेट पकड़ के ना सोना पड़े, उसे पानी पीकर अपनी भूख ना मिटानी पड़े, सिर्फ प्यास मिटानी पड़े पानी पीकर। चलिए ये चीजें हम समझना चाहेंगे आरपी उपाध्याय साहब से। देखिए, भूखे के पास अगर अन्न नहीं है तो पानी पी के सोएगा। और एक हिंदी में कहावत है, जिसकी ना फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो भूख क्या होती है? ये तो वो गरीब आदमी जिसकी अंत्योदय की बात होती है, जिसके लिए नारे बनते हैं गरीबी हटाओ, तो वो बेचारा जानता है जब महंगाई बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं कुताही करता है। 4 किलो आटे की जगह 3 किलो आटा घर में आता है, और जब 1 किलो कट जाता है, कटौती हो जाती है, तो 2 रोटी घर में सबको कम खाने को मिलती हैं। ये हकीकत है, इसे नकारा नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ अच्छा प्रयास था 80 करोड़ जनता को राशन देना, काल में भूखे न सोना, लेकिन इस जेल से निकाल के मान लीजिए 10 रुपये आपने डीजल पे पेट्रोल पे बढ़ा दिए। अब मैं मान लीजिए 1 लीटर डीजल या 2 लीटर डीजल खर्च करता हूँ, तो मेरी जेब से कितने पैसे चलेंगे? 600 रुपए चलेंगे 2 लीटर में। अब 600 रुपए का आपने मुझे राशन दे दिया, यानी इस जेब से निकाल के इस जेब में रख दिया। तो ये फ्री का जो फंडा है ना, ये भी जनता को समझना होगा। ये जनता समझ भी चुकी है आरपी उपाध्याय साहब कहीं ना कहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से नहीं दे रहा है। यानी आप पर ही 2 टैक्स लगा दिए, आपसे 50 रुपए वसूले और 30 रुपए आपको दे दे, 20 रुपए का फिर भी फायदा कर लिया, यानी 20 रुपए फिर भी सरकार ने रख लिए। ये अंक गणित है सरकारों का। तो देखिए कब तक, आज 90% पूंजी और संसाधन 7-8% लोगों के पास, चाहे पूंजी लगा लीजिए या संसाधन लगा, 7-8% लोगों का 90% पूंजी और संसाधनों पर कब्जा है। अब लड़ाई क्या है? कि लड़ाई क्या है? जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, और वो सरकार को पैसे देता, कहता है इस गरीब पे 2 टैक्स और लगा दो, जिससे इसकी आमदनी घटे और मेरी आमदनी बढ़े। अडानी साहब एशिया में डंका बज रहा है आजकल उनका। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, क्या कारण था कोरोना काल में भी आप देखेंगे पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ी, बिल्कुल, और एक जबरदस्त
देशों में बढ़ी, जहाँ आम आदमी दाने दाने को मोहताज था, गरीबों की वहाँ आंखें निकल आई पूंजीपतियों बाहर। तो फिर गरीबों की जेब पर डाका डालना, सरकारों को कहीं न कहीं इस तरफ सोचना होगा। देखिए, आइडियल स्थिति क्या होती है दीक्षित जी? आदर्श स्थिति वो है कि अमीर पर 2 टैक्स फालतू लगाइए और गरीब को राहत दीजिए, उसे जिंदा रहने का माहौल तो दें कम से कम। जो उसकी बेसिक, गरीब मांगता क्या है? गरीब की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा नहीं है। वो चाहता है कि मेरे बच्चों को खाना मिले, अच्छा बीमार हो जाओ दवा मिल जाए, और काम धंधे कोई व्यवस्था हो जाए मेरी। और सरकारें जब नाकामयाब रहती हैं रोजगार देने में, अच्छी शिक्षा देने में, मुझे बता दें, एक फील्ड मुझे बता दीजिए, सरकारी स्कूलों की हालत किसी भी प्रदेश में चली जाइए, कहीं टीचर नहीं होगा, कहीं चक्की होगी, कहीं पानी का इंतजाम नहीं होगा, कहीं बिजली का अरेंजमेंट नहीं होगा। और हम कहते हैं हम डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं, शिक्षक भी नहीं होंगे। मैं वही बता रहा हूँ। और हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं 22वीं सदी में जा रहे हैं, हम चांद पर छलांग लगा रहे हैं। विकास का मतलब है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो अंत्योदय योजना जिसको कहते हैं, विकास का फायदा उसको मिलना चाहिए। मुझे कोई गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ता है, आप चांद पर जाएं, आप मंगल पर जाएं, लेकिन वो कहता है मेरी रोटी मुझे मिलती रहनी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था भी बना। बिल्कुल 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 उपाध्याय, आपकी बात, उपाध्याय साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। चलिए दीपचंद राठौर जी को रुक कर लेते हैं। दीपचंद राठौर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मोदी की महंगाई और मनमोहन की महंगाई में आखिर फर्क क्या है? क्योंकि आप तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन महंगाई जो है वो आज कोई नया मुद्दा नहीं है। क्योंकि जब महंगाई मनमोहन सरकार में बढ़ी थी तब सावरिया साहब की पार्टी खड़ी थी और गैस सिलेंडर गले में लटकाए, और आज आपकी पार्टी खड़ी है। लेकिन इस सब के बीच आप दोनों की राजनीतिक रोटियां सेकने के बीच में जो तवा है वो जनता है, मुझे ये लग रहा है। दीक्षित जी, मैं अभी बता दूं, अभी बड़े भाई साहब ने, आनंद जी ने जिस तरह बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी मनमोहन जी के बॉन्ड का पैसा दे रही है, पहली बात तो वो अभी तक उन्होंने पैसा दिया नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पैसा टैक्स पेट्रोल डीजल से जो आ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने जेब में डाल रहे हैं। और आनंद भाई जी, आपका एक पहले 2014 का चुनावी गाना था, तो आपको याद दिला दूं, वो सच्ची सयादी खूब कमावत है, सच्ची सयादी खूब कमावत है, महंगाई डाइन खाई जावत है, सच्ची सैया तो खूब कमात है, सच्ची सैया तो खूब कमात है, महंगाई डाइन खाई जाता है। महंगाई का बिल्कुल दीपचंद राठौर जी, ये तो 1965 से चला आ रहा है ना, मतलब तब भी आपकी सरकार थी, तब भी महंगाई थी। देखिए जी, बात तो सुनोगे मेरी जी, मेरा एक प्रश्न है, करके जो सरकार सत्ता में आई, आज वो सरकार सबसे महंगी हो चुकी है। हाँ। आप कांग्रेस का दौर उठा के देख लीजिए, जब हम यूपीए का दौर था जब उत्पाद शुल्क 9 रुपए ले रहे थे और बीजेपी वाले आप 33 रुपए ले रहे हैं, ये कांग्रेस से फर्क है। और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रात दिन का आसमान का फर्क मैं बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ध्यान सत्ता, सियासत, हिंदू मुस्लिम कराने में, मंदिर मस्जिद की राजनीति में और उलझना करने में। इनको जब आज ये महंगाई इनको आज डायन अप्सरा क्यों दिखाई दे रही है, आनंद जी, मुझे बताएंगे आप? क्योंकि आज आप सरकार में इस तरह आप वो 2014 का समय याद करिए, आप किस तरह भारतीय जनता पार्टी वाले रोज सिलेंडर और गले में लेकर सड़क के संसद में आप हमला बोलते थे। आज आप किसी मंत्री संतरी के मुंह से महंगाई के बारे में एक शब्द नहीं निकलता है। हम जब सदन में आपसे मजबूर हैं शायद देखिए, महंगाई तो सबके लिए है सदन के अंदर, राठौर साहब, महंगाई तो सबके लिए है। कुछ पार्टी की नीतियों से मजबूर है और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता है इस वजह से मौजूद है। चलिए आरपी उपाध्याय साहब, बात रखिए अपनी। मेरा छोटा सा प्रश्न था, दोनों मित्र बैठे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी गरीब था, महंगाई तब भी बढ़ रही थी और वो गले में सिलेंडर लटका रहा था। अब बीजेपी की सरकार आ गई तब भी वही जनता गले में सिलेंडर और महंगाई से त्रस्त हो रही है। तो दोनों मित्र बताएं कि इससे कब छुटकारा मिलेगा? क्या जनता सिर्फ इसीलिए बनी है कि वो गले में सिलेंडर लटका के खड़ी रहे? चलिए सबसे पहले चलिए जी बिल्कुल। आनंद सावरिया साहब पहले अपनी बात रखिए, फिर दीपचंद राठौर जी जवाब देंगे। सावरिया साहब,
मैं सबसे पहले तो राठौर जी को बताना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके ये राजनीति करते हैं। राठौर जी 1947 में जब भारतवर्ष का बंटवारा आपने किया, भारतवर्ष इस महान भारत के 2 टुकड़े कर दिए, उस वक्त कौन किसने हिंदू मुस्लिम किया था? ये बातें छोड़िए। चलिए, मैंने उनको ही मना किया था, लेकिन आपको भी अब मना कर रहा हूँ, ठीक है? जीतचंद राठौर जी, हिंदू मुस्लिम का आज विषय नहीं है, डिबेट होगी तो आपको आमंत्रित जरूर किया जाएगा। लेकिन आज जो मुद्दा है महंगाई, और उपाध्याय साहब ने पूछा कि आखिर इन सबसे बीच, महंगाई के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जनता पिस रही थी और आज भी जनता पिस रही है, इसका जवाब दीजिए पहले। उपाध्याय जी ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है कि देखिए महंगाई का सबके ऊपर चुभन होती है, लेकिन अमीर को फील होता नहीं, गरीब जो भूखा बैठता है उसको होता है। मैं उपाध्याय जी आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि 2014 से पहले के गरीब और 2014 गरीबी है हमारे यहाँ, कोई दो राय नहीं है इसमें। किसने सोचा था कि मेरा जो गांव एंड में खड़ा हुआ है वो कभी बिजली की लाइट भी देख पाएगा? किसने सोचा था? किसने सोचा था कि एक औरत जो फूंक मार मार के चूल्हा जला करके अपनी आंख फोड़ती थी वो गैस के सिलेंडर पे भी लड़ पाएगी? कैसी बात करते हैं सावरिया साहब, अभी कुछ कह दूंगा आपको बुरा लग जाएगा और फिर मुझे कांग्रेस वाले प्रवक्ता साहब के पास जाना पड़ेगा। किसने सोचा था कि वो जो लेडी जो बाथरूम जाने के, नहीं मैं सच्चाई, आप क्रिटिसाइज कीजिए मुझे, उसको तथ्यों को इनकार करिए। किसने सोचा था परिवर जी, जो औरत रात का अंधेरे का इंतजार करती थी? आज ये मुद्दा नहीं है, बट मैं गरीबी के डिफरेंस की बात बताना चाह रहा हूँ कि कितना। देखिए हमारे देश में जब तक के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, 140 करोड़ को देखभाल करना, आज मेरे भारतवर्ष में 400 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। उपाध्याय जी 400 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, और एक्सपोर्ट क्या था? लोकल प्रोडक्ट्स जो थे। चलिए आपकी बात का जवाब मैं दे देता हूँ। चलिए आनंद सावरी साहब, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि गरीबों के यहाँ हमने बिजली पहुंचाई, एक योजना चली थी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, तारीफ करता हूँ आपकी उस योजना को लेकर, और साथ ही दूसरी योजना चली थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दोनों योजना आपने चलाई थी ना, दोनों योजना तारीफे काबिल थी, लेकिन तब तक जब तक गरीबों की जेब पर डाका नहीं डाला गया। सौभाग्य योजना में आपने गरीबों को फ्री कनेक्शन बांट दिए, उसके बाद बिजली बिल वो एक बल्ब जलाते हैं उसका भी 500-600 रुपए आता है, केरोसिन यूज करते हैं तो 10-20 रुपए या 50-100 रुपए में निपट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक बल्ब वो जलाते हैं उसका भी बिल आता है 400 से 500 रुपए, नहीं जमा कर पाते हैं पेनल्टी लगती है, कनेक्शन नहीं काटा जाता है कि जब तक आप बिल नहीं जमा करेंगे तब तक आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, फिर उस पर ब्याज, पेनल्टी और सब गरीबों के आते निकाल ली जाती हैं एक तरीके से, ठीक है। दूसरी योजना हो गई आपकी उज्ज्वला योजना, जिसपे आप फूल रहे हैं, आपकी पार्टी फूल रही है, ठीक है। उस सिलेंडर जो आपने दे दिया उस पर ना ही सब्सिडी दी जाती है, मानते हैं आप इस बात को? नहीं मानते हैं? 1000-1100 रुपए से आजकल नीचे सिलेंडर नहीं आता है और 1 महीने नहीं चल पाता होगा। कहां से जनता वो 1000-1100 रुपए लाए? आपने उसको सपना दिखा दिया कि 800 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद 1000-1100 रुपए में सिलेंडर आता है, ठीक है। वो सिलेंडर और उस जो गैस चूल्हा दिया था आपने, दोनों में जंगाल लग गई, जंक लग गया, ठीक है। दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी आपकी। मैं फिर आपको मुझे 30 सेकंड दीजिएगा जी बिल्कुल। देखिए एक प्रोसेस इनिशिएशन करने की बात है। आप जो 500-600 रुपए का बिजली का बिल की बात कर रहे हैं, उसको मैं लोकल मेलोडीज हो सकती हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिगनिंग कहीं से करनी पड़ेगी। और अगर ये तारीफे काबिल है कि आपने गांव देहात को बिजली से जोड़ दिया, लेकिन बिजली के बिल पर अंकुश लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आपने अगर बात की जाए तो किसानों को आप फ्री बिजली की बात करते हैं, लेकिन किसानों को के लिए आपने दोहरी राजनीति कर दी, आपने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लाइन अलग डाली गई है, अगर आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप जरूर देखेंगे कि डबल लाइन डाली गई है कि किसानों के लिए 10 घंटे बिजली आ जाएगी, और जो आप दावा करते हैं कि ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो लाइन गई है ग्रामीणों के लिए, उसमें 18 घंटे लाइट जाएगी। तो क्या ये सही है कि किसानों को दोहरी भाड़ में झोंका जा रहा है? ये मानते हैं या नहीं मानते हैं कि भाई वो लाइट जा रही है उस पे किसानों का भी उतना ही है कि जितना ग्रामीणों का है? वो पूरे महीने का बिल देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो 10 घंटे का बिल देते हैं। लाइट उन्हें पूरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए?
नहीं पक्का। बिल्कुल। आप प्रियव्रत जी, आप ग्राउंड रियलिटी मेरे नॉलेज में ला रहे हो और ये हमारे नॉलेज नहीं, में मैंने ग्राउंड है। रिपोर्टिंग की है, ठीक है, मैं नहीं, जमीन मैं से उस जुड़ा बात हुआ को मान पत्रकार रहा रहा हूं, तो ये सब चीजें मैंने देखी हैं, परेशानियों को समझा है। मैं समझता हूँ, लेकिन वो बिगिनिंग, ये जो फ्री की बात आप कर रहे हैं ना, अभी अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ में पड़ोस में जो श्रीलंका है, वो फ्री बी के चक्कर में ही ये एक समय आने वाला है कि ये सब्सिडी, ये फ्री बी जो है, हमें खुद मुख्तियार बनना पड़ेगा। भारतवर्ष की सरकार एवेन्यू पैदा कर रही है, एवेन्यू पैदा करके उनको फाइनेंशियल एड। अरे सावरी साहब, हर चीज पे तो आप सब्सिडी देते चले जा रहे हो कि इस चीज पे सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी, आप कहते हो कालाबाजारी रुकेगी सब्सिडी से, लेकिन मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा कालाबाजारी सब्सिडी से ही हो रही है। चलिए दीपचंद राठौर जी अपनी बात रखिए। बीजेपी सरकार के चाल चरित्र को एक ही वाक्य में मैं कहना चाहूंगा, बेरोजगारी और महंगाई से गए नहीं, प्रगति और तरक्की से खेल नहीं। मैं बताना चाहूंगा, आज देश में मोदी सरकार सिर्फ सत्ता की भूख मिटा रही है। 135 करोड़ देशवासियों की आमदनी को लूटी जा रही है। जब इन्होंने 2000 मई के अंदर 2014 के अंदर मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, तो पेट्रोल के अंदर एक्साइज ड्यूटी इन्होंने 9.20% बढ़ा प्रति लीटर थी, और आज वो बढ़कर 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और डीजल पे भी उस टाइम में 3.40 प्रति लीटर थी, तो डीजल भी आज 28.37 प्रति बैरल पे इन्होंने बढ़ा दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का फर्क है। और मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी हमेशा जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ी है, और आज भी लड़ाई लड़ती है। चलिए ये देख रहे हैं कि आखिर जनता के लिए कितनी हित की लड़ाई लड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर 275 सीटें अगर बीजेपी के आए तो आपकी सिर्फ 2 सीटें आई हैं, और आराधना मिश्रा मोना तो मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस के वजूद पर उन्होंने चुनाव जीता है। चलिए आरबी उपाध्याय साहब, वादा तो ये हुआ था कि हम आपके दुख दर्द हर लेंगे। उपाध्याय साहब आवाज पहुंच रही है? के मुद्दे को उठाएंगे। चलिए राठौर साहब लौटेंगे, एक कमेंट ले लेते हैं उपाध्याय साहब से। उपाध्याय साहब, वादा तो ये हुआ था कि चुनाव के बाद सारे दुख दर्द हर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि चुनाव खत्म हो गया तो सारे दुख दर्द जनता को झेलने के लिए कर दिया जाएगा। हाँ वहाँ आ जाओ। उपाध्याय साहब, उपाध्याय साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे से बोल रहे हैं? जी जी आवाज पहुंच रही है। हाँ देखिए उपाध्याय साहब, चुनाव से पहले वादा तो किया गया था कि सारे दुख दर्द हर लिए जाएंगे जनता के। देखिए, चुनावों में तो आसमान से तारे तोड़कर लाने की बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है वो हम सब ने देखा है। कांग्रेस की सत्ता में रही, गरीबी हटाओ के नारे पर जनता ने सत्ता दी कि शायद गरीबी हट जाएगी, और गरीब हर बार वोटिंग करता है सिर्फ इसीलिए करता है कि शायद सरकार मेरे लिए कुछ करेगी। अमीर तो वोट देने जाता नहीं, वो तो छुट्टी वाले दिन अपने घर में रेस्ट करता है। वो गरीबी है जो जाके वोट करता है, इस उम्मीद में वोट करता है दीक्षित जी कि सरकार शायद मेरे लिए कुछ करेगी, बिल्कुल, शायद मेरा जीवन सुधर जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन एक इलेक्शन के बाद देखा ये जाता है कि जनता तो वहीं की वहीं रहती है। नेताओं के दिन जरूर बदल जाते हैं, उनकी पूंजी बढ़ जाती है, संसाधन बढ़ जाते हैं, और सारे देखिए एक और विडंबना है इस देश में कि टिकट कोई भी गरीब को नहीं देता। नहीं, कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था उपाध्याय साहब इस बार उत्तर प्रदेश इलेक्शन में। हाल ये हुआ, हम सबने देखा कि इलेक्शन में किस तरीके से अगर आप रसूख वालों को टिकट नहीं देते हैं, पैसे वालों को टिकट नहीं देते हैं, तो हालत यही होगी। जिस तरीके से 40% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था, उसमें तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ता शामिल थे, तमाम पोस्टर गर्ल्स शामिल थी, और आलम यह हुआ कि महज 2 सीटों पर सिमट गई। और 2 सीटों में हमें पता है कि आखिर 2 सीटों पर जो सिमटी हैं वो किसके वजूद पर 2 सीटें जीती हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता महंगाई से त्रस्त है, और कोई भी अब सरकारों से मोह भंग हो रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस थी तब भी कोई राहत नहीं थी, अब बीजेपी आ गई तब भी कोई राहत नहीं है। क्या जनता देख नहीं रही है? जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ लेकिन देखिए एक मनोबल बढ़ जाता है कि महंगाई है,
बेरोजगारी है, उसके बावजूद भी जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो दुस्साहस करती है, वो जो दमन का चक्र है उसको और तेज कर देती है और वो कहती है कि जनता तो हमसे खुश है। जबकि देखिए पहले राजा होता था, प्रजा के बीच में जाके पता करता था कि क्या प्रजा की परेशानियां हैं, देश बदल कर जाता था। लेकिन आज के जो राजनेता हैं वो इस तरीके से दरकिनार कर देते हैं जनता को, जनता की समस्याओं को। उपाध्याय साहब, इस मामले में मानता हूं कि प्रजातंत्र बहुत अच्छा था, क्योंकि राजा के सामने जब कोई समस्या लेके जाता तो जाहिर सी बात है उसका हल ही निकलता था। लेकिन आजकल जो हो रहा है वो हमारे सबके सामने है। एक फाइनल कमेंट दीजिए, समय का अभाव है उपाध्याय साहब। ये जो विडंबना है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से। जब सारे पूंजीपति, अरबपति, खरबपति उन्हीं को टिकट मिलेंगे, वही एमएलए होंगे, वही एमपी होंगे, क्या गरीब में वो क्षमता नहीं है? क्या वो एमएलए नहीं बन सकता? हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं न्याय की, तो गरीब को न्याय कब मिलेगा? और मैं फिर वही कहूंगा उपाध्याय साहब, लेकिन माफी के साथ एक चीज मुद्दे से हटके थोड़ा कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र वाला ही थोड़ा सा माहौल हमने देखा था। अभी जो चुनाव हुए थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे और जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे, प्रजातंत्र वाला ही थोड़ा सा हमने एक सिनेरियो देखा था। देखिए बिल्कुल मैं फिर वही कहूंगा कि प्रजातंत्र के सावरिया साहब, आपकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही है, लेकिन आपकी पार्टी थी जिसने गुंडागर्दी के साथ तमाम चीजें की थी। आनंद जी भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं का चीरहरण करा था, इन्हें पता नहीं असर है। राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है सभी पॉलिटिकल पूरी तरीके से उपाध्याय साहब, पूरी तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है कहीं ना कहीं। के डाटा को आगे देख लीजिए, अपने गलेबान में जांचिए। चलिए उपाध्याय साहब, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करेंगे कि समय का अभाव है। देखिए महंगाई है, मेरा ही सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि आप बिल्कुल महंगाई बढ़ाएं, या तो उस रेशो में आमदनी बढ़नी चाहिए, अदरवाइज जो समाज का आखिरी व्यक्ति है जो गरीब है उसका जीवन दुश्वार न हो जाए। कम से कम इस बात का जो भी सत्ताधारी दल और सरकारें हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि बस उसकी रोटी पर कोई आंच ना आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास को तभी विकास माना जाएगा जब वो गरीब तबके तक पहुंचेगा, जब अंतिम छोर तक पहुंचेगा। अंत्योदय योजना जिस तरीके से चल रही है, अंत्योदय योजना का लाभ अगर अंत्योदय वालों को मिले तो जरूर विकास कहा जाएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो महंगाई कहीं ना कहीं इस समय एक विषम परिस्थितियों के बीच जनता की कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है और सरकार की तरफ से लगातार डेली पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता त्रस्त होती नजर आ रही, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जब चार्ज बढ़ेगा तो अप्रूप बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें महंगाई फट सी पड़ेगी। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।